ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। ये दोनों साइंटिस्ट का साथ में मतलब नेम है, दोनों का साथ का लॉ है। सो अकॉर्डिंग टू जो हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ में डिस्कस किया था, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी बॉडी का अगर एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है तो उसका इमिशन भी ज्यादा होगा। क्लियर? किरचॉफ ने वहां पे इमिशन पावर को एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो इमिशन ज्यादा होगा। स्टीफन ने उसी चीज को एक्सप्लेन किया, इमिशन पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट या इमिशन पावर ऑफ अ स्टार इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब किरचॉफ ने क्या बताया कि जो इमिशन पावर होता है वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे। अगर बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो इमिशन भी ज्यादा होगा। स्टीफन के अकॉर्डिंग जो इमिशन पावर होता है किसी भी बॉडी का वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। तो बात मतलब उन्होंने एक्सप्लेन, दोनों ने मतलब किरचॉफ ने भी इमिशन पावर को एक्सप्लेन किया, स्टीफन ने भी इमिशन पावर को एक्सप्लेन किया, बट किरचॉफ ने एक्सप्लेन किया कि इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। स्टीफन ने एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो ज्यादा सीखता है क्लास में तो वो ज्यादा आंसर करेगा। क्लियर? ये हमारा हो गया किरचॉफ्स लॉ। स्टीफन लॉ क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा आंसर कर रहा है इसका मतलब उसने बहुत कुछ सीखा हुआ है। अब वो कहां से सीखा इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? जैसे कोई स्टार है ना, अब एक तो हो गया कि हम किसी बॉडी को हीट करें, मान लो पानी को हमने गर्म कर दिया, उससे रेडिएशन निकल रहा है, तो उसके में क्या होगा कि वाटर ने हीट ज्यादा एब्जॉर्ब किया तो उसका रेडिएशन भी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे स्टार्स हैं तो स्टार्स में हम ये नहीं देखने जाते कि उस किसी भी स्टार से अगर हीट निकल रहा है तो स्टार में हम ये नहीं देखने जाते कि उसको हीट किसने किया, वो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब किया, वो तो वहां पे नहीं चलेगा। क्लियर? हम किसी आयरन ब्लॉक को हीट करते हैं तो उसको हमने हीट दिया, उसने हीट ज्यादा, कोई ब्लैक बॉडी है उसको हीट दिया, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब किया तो उसका इमिशन ज्यादा होगा। तो उसके में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा था तो इमिशन ज्यादा। बट हम अगर किसी स्टार से रेडिएशन निकल रहा है तो उसे स्टार को हम गर्म करने थोड़ी ना गए थे, वो कहाँ से हीट हुआ इससे हमको मतलब नहीं। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उससे रेडिएशन ज्यादा निकलेगा। क्लियर? तो किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा सीखेगा, ज्यादा समझेगा तो ज्यादा आंसर करेगा। स्टीफन के अकॉर्डिंग अगर वो ज्यादा आंसर कर रहा है इसका मतलब उसको नॉलेज है। अब वो कहां से सीखा, खुद से सेल्फ स्टडी किया या कहां से वो सीखा, इससे उसको मतलब नहीं है। क्लियर? सो स्टीफन ने भी इमिशन पावर को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स में लेता हूं, इसका टेम्परेचर मान लो मैंने 1000 केल्विन रखा, इसका 5000 केल्विन, इसका 10000 केल्विन, तो तीनों से रेडिएशन निकलेंगे। इससे रेडिएशन कम निकलेगा, इससे रेडिएशन ज्यादा निकलेगा बिकॉज इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका इमिशन पावर ज्यादा होगा, इसका इमिशन पावर और ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे नहीं जाते, वो कहां से, वो स्टार कहां से हीट हुआ था या वो ब्लैक बॉडी या वो बॉडी कहां से हीट हुआ था, इससे हमको मतलब नहीं है। इफ इट्स टेम्परेचर इज हाई तो उसका इमिशन पावर भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इमिशन पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमिशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई भी बॉडी से अगर हीट का रेडिएशन हो रहा है तो उसका जो इमिशन पावर होता है वो फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे तो E इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा T टू द पावर 4, वेयर सिग्मा की वैल्यू स्टीफेंस कांस्टेंट, सिग्मा इज इक्वल टू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸। ये भी याद करना एकदम आसान है, 5 6 7 8 ऐसा सीक्वेंस में जा रहा है। जैसे व्हील्स कांस्टेंट था ना 2.9 मतलब अराउंड 3 इंटू 10⁻⁻3, तो वैसा ये है 5 6 7 10⁻⁸ मतलब 5.67 इंटू 10⁻⁸। दैट इज व्हाट स्टीफेंस कांस्टेंट इज। So according to Stephen's law, emission power is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. किसी स्टार का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उससे रेडिएशन ज्यादा निकलेंगे। 2 स्टार्स हैं अगर उनमें टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट रेडिएट करेगा। क्लियर? अब इमिशन पावर क्या होता है हमारा, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। यहाँ पे जो Q/T है दैट इज द पावर, ठीक है, पावर अपॉन एरिया ही होता है इमिशन पावर। हम इसको Q/T को ऐसा लिख सकते हैं, Q/T इज इक्वल टू सिग्मा A T टू द पावर 4। यही हमारा रेट ऑफ रेडिएशन, ये जो पावर है ना, पावर मतलब रेट ऑफ रेडिएशन, पर यूनिट टाइम कितना हीट निकल रहा है। सो दिस इज व्हाट रेट ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ रेडिएशन या इन शॉर्ट इसको क्या बोल सकते हैं, पावर। वो कितना, वो स्टार कितना पावर रेडिएट कर रहा है। So Q/T is equal to sigma A T to the power 4. That is what the rate of radiation.
अगर ब्लैक बॉडी है और ऑर्डिनरी बॉडी है तो उनमें सपोज हमारा अगर ब्लैक बॉडी है तो व्हाट वी कैन से Q/T इज इक्वल टू सिग्मा ए T टू द पावर 4। दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी, ये अगर हमारा ब्लैक बॉडी है। और अगर ऑर्डिनरी बॉडी होता है तो Q/T जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है वो ब्लैक बॉडी से थोड़ा कम होता है, ब्लैक बॉडी ज्यादा हीट रेडिएट करेगा। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी ये हो जाता है सिग्मा E/A/T टू द पावर 4 फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी तो ऑब्वियसली बात है ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, रेडिएशन भी ज्यादा होता है, तो वहां पे हम E नहीं यूज करते, यहाँ पे हम E यूज करते हैं। वह E की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 होती है और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E की वैल्यू लेस देन 1। E इज इमिसिविटी, इमिसिविटी विच इज लेस देन 1 फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इमिसिविटी उसकी लेस देन 1 होती है एंड फॉर ब्लैक बॉडी इट इज इक्वल टू 1। इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं लिखते। और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लेस होता है, लेस देन 1 होता है। तो ऑर्डिनरी बॉडी का जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है सेम टेम्परेचर पे, अगर दो आइडेंटिकल ब्लॉक है मतलब सेम एरिया सेम टेम्परेचर, एक ब्लैक बॉडी है एक ऑर्डिनरी बॉडी है, तो जो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन होगा वो ज्यादा होगा, ऑर्डिनरी बॉडी का रेट ऑफ रेडिएशन कम रहता है। जैसे मान लो मैं ब्लैक बॉडी ले लेता हूँ, ये पूरा ब्लैक है और ये ऑर्डिनरी बॉडी है, इसके लिए E की वैल्यू है 0.2 है सपोज, तो इससे जो रेडिएशन निकलेगा वो ज्यादा होगा, इससे रेडिएशन कम निकलेगा। ठीक है, अगर इससे हमारा पावर P निकाला है तो इससे क्या होगा 0.2P। सेम रेडियस सेम टेम्परेचर पे मैंने रखा, टेम्परेचर भी दोनों का सेम है और रेडियस भी सेम। मतलब ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का रेडियस R है, ऑर्डिनरी बॉडी का भी रेडियस R है, आइडेंटिकल ब्लॉक्स मैंने लिया है। ब्लैक बॉडी का भी टेम्परेचर T है, ऑर्डिनरी बॉडी का भी टेम्परेचर T है, बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर एंड ऑफ सेम साइज। फिर भी अगर ये ब्लैक होता है तो इससे जो पावर का रेडिएशन होता है दैट इज Q/T। यहाँ पे क्या होगा इमिसिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2, मतलब इसका जो रेट ऑफ रेडिएशन है वो कम हो गया बिकॉज ये ऑर्डिनरी बॉडी है। और जो ब्लैक बॉडी होता है आइडेंटिकल ब्लैक बॉडी है और ऑर्डिनरी बॉडी, तो ब्लैक बॉडी का रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी बॉडी। क्लियर? तो ये ध्यान, इसलिए हमारा बिकॉज फॉर ऑर्डिनरी बॉडी इमिसिविटी इज व्हाट लेस देन 1, तो यहाँ पे लेस देन 1 होने की वजह से यहाँ पे 0.2 था तो 0.2p हो गया। इमिसिविटी जितना रहेगा वो कम कर देता है रेट ऑफ रेडिएशन को। तो ऐसा नहीं ब्लैक बॉडी स्पेशल है, ब्लैक बॉडी में ज्यादा रेट ऑफ रेडिएशन आता है, सेम आइडेंटिकल ब्लैक बॉडी सेम टेम्परेचर पे भी है, फिर भी ब्लैक बॉडी का रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगा। जैसे सेम कॉन्सेप्ट मालूम है ना, किसी दो स्टूडेंट हैं दोनों को सेम कॉन्सेप्ट मालूम है, दोनों एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते हैं, बट कोई क्विकली सॉल्व कर लेता है, मतलब सॉल्व दोनों कर पाएंगे, लेकिन कोई बहुत फास्ट सॉल्व कर लेता है, कोई थोड़ा जैसे मान लो कोई 1 ही मिनट में सॉल्व कर लिया, किसी को 1.5 मिनट लग गया। तो है दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी वो सॉल्व कर पा रहे हैं, दोनों का मतलब नॉलेज भी सेम है, लेकिन कोई क्विक रिस्पॉन्स कर देता है, कोई थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करता है, बट नॉलेज है तभी दोनों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट उनका एक अलग प्रॉपर्टी भी आ जाती है ना। तो ब्लैक बॉडी जो है उसका रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा होता है, अगर आइडेंटिकल ब्लैक बॉडी और आइडेंटिकल ऑर्डिनरी बॉडी है तो ब्लैक बॉडी का रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगा, ऑर्डिनरी बॉडी का रेट ऑफ रेडिएशन कम एट सेम टेम्परेचर एंड ऑफ सेम साइज। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ कोई भी बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है, हर एक सब्सटेंस, जैसे हमारे रूम में जितने भी सब्सटेंसेस हैं सभी हीट को रेडिएट करते हैं, जरूरी नहीं वो हायर टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे। जैसे तुम रूम में चाय रखते हो तो चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, रूम का टेम्परेचर कम है, तो चाय से रेडिएशन निकलता है, रूम से भी रेडिएशन निकलता है, चाय से रेडिएशन निकल के रूम में जाता है और रूम से रेडिएशन चाय में जाता है, मतलब चाय रूम को गर्म कर रहा है और रूम चाय को हीट देता है, दोनों एक दूसरे को हीट देते हैं। जैसे मान लो एक ही रूम में अब क्या हो रहा है, मान लो हमने यहाँ पे रूम है, रूम का टेम्परेचर है 25 और चाय का टेम्परेचर है हमारा 100। क्लियर? नहीं ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो रूम हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस में, चाय 100 डिग्री, तो चाय से हीट निकलेगा रूम की तरफ जाएगा, चाय से रेडिएशन होगा। ठीक, तो रूम भी चाय को हीट देगा, लेकिन रूम का जो हीट है, जो रूम चाय को हीट रेडिएट करके दे रहा है वो कम है बिकॉज रूम का टेम्परेचर कम है। तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका रेडिएशन ज्यादा होता है, तो चाय का रेडिएशन निकल रहा है रूम की तरफ और रूम का रेडिएशन जा रहा है चाय की तरफ, तो ओवरऑल यहाँ पे हीट लॉस हुआ, वो जो चाय है ना उसने हीट लॉस किया बिकॉज उससे हीट निकल ज्यादा रहा था, मेल कम रहा था उसको। चाय रूम को हीट दे रहा है, रूम चाय को हीट दे रहा है अपने अकॉर्डिंग, स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग। तो लेकिन चाय से जो रेडिएशन होगा
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 100 के पावर 4, 100 मतलब कैलोरी में कन्वर्ट करके उसके पावर 4 है। तो जो चाय से हीट निकल रहा है वो क्या होगा, 100 प्लस 273 का पावर 4, और जो उसको मिल रहा है वो केवल कितना है, 25 प्लस 273 का पावर 4। तो यहाँ पे नेट उसका लॉस हो गया ना, जो इससे बाहर निकल रहा है दैट इज 100 प्लस 273 का पावर 4, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 प्लस 273 का पावर 4, और जो उसको हीट मिल रहा है दैट इज जस्ट 25 प्लस 273 का पावर 4। तो नेट लॉस हो रहा है यहाँ पे, नेट लॉस ऑफ हीट उस चाय से ओवरऑल लॉस कर रहा है। सेकेंड केस, अगर मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, मान लो तुमने आग के भट्टी के पास चाय रख दिया है, वो सराउंडिंग है 200 डिग्री सेल्सियस पे, और चाय का टेम्परेचर कितना है 25, ठंडी चाय है एकदम। अब क्या होगा, ये हीट लॉस करेगा, तो वो जो लॉस होगा वो कितने के होगा, 25 प्लस 273 का पावर 4, लेकिन जो इसको हीट लॉस जितना नहीं करेगा उससे ज्यादा इसको हीट मिलेगा, बिकॉज रूम का सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये गेन किसके फॉर्म में कर रहा है, जो इसका गेन हो रहा है दैट इज 200 प्लस 273 का पावर 4। यहाँ पे ओवरऑल गेन ऑफ हीट है, गेन ऑफ हीट, ठीक। और जब दोनों सेम टेम्परेचर होते हैं, मान लो चाय ठंडी हो गई, चाय भी 25 पे, रूम भी 25 पे, तो भी रेडिएशन चालू रहता है। बट उस केस में क्या होता है कि जितना पर सेकेंड जितना हीट चाय से रूम में जा रहा है उतना ही हीट रूम से चाय में आता है, तो इसलिए उसका टेम्परेचर वेरी नहीं करता। क्लियर? जब चाय पूरी तरह ठंडी हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं कि अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं तो नेट रेडिएशन बंद हो गया, तभी भी रेडिएशन चालू रहता है। और उस केस में क्या होता है, मान लो चाय भी 25 पे है, रूम भी 25 पे, तो चाय से जो हीट रूम में जा रहा है उतना ही हीट रूम से चाय में भी आ रहा है। क्लियर? इसीलिए हमारा जो नेट ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो हम समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट हो ही नहीं रहा है, लेकिन ट्रांसफर हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि दोनों का इक्वल है, जितना रूम चाय रूम को हीट दे रहा है उतना ही रूम चाय को हीट दे रहा है, इसीलिए उनका नेट टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ गए। तो हम बोलते हैं अभी कूलिंग बंद हो गई है, बट उस टाइम भी चालू रहता है, हीट रूम में जा रहा है, रूम में से हीट चाय में आ रहा है, लेकिन चेंज नहीं आ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ओवरऑल ना तो कोई लॉस कर रहा है ना तो कोई गेन कर रहा है। क्लियर? तो अगर दो ब्लॉक सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो इसका मतलब नहीं उनमें रेडिएशन बंद हो गया। अगर उसके पास टेम्परेचर है तो रेडिएशन होगा। जैसे हम होते हैं ना, अगर हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारे बॉडी को हमको सनलाइट मतलब हीट लगता है ना, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 45, गर्मी का टाइम है और तुम खड़े हो, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37, सराउंडिंग का है 50, तो हमको क्या करता है, सराउंडिंग से हीट ज्यादा मिलता है, हमारी बॉडी भी हीट दे रही है सराउंडिंग को, लेकिन हमको मिल ज्यादा है, इसलिए हमको गर्मी फील होती है, हमको लगता है बहुत गर्मी है। तो उसके में ऐसा नहीं, हमारी बॉडी हीट रेडिएट कर रहा है, हमारी बॉडी हीट सराउंडिंग में दे रहा है और सराउंडिंग से हमको मिल रहा है, लेकिन हमारा उसके में क्या होता है, गेन होने लगता है, बिकॉज सराउंडिंग ज्यादा हीट दे रहा है हमको। ठंडी के टाइम में क्या होता है कि अगर मान लो तुम कश्मीर में गए हो घूमने, वहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 है और तुम्हारी बॉडी का 25 35 है, तो हमारा बॉडी ज्यादा हीट देता है सराउंडिंग को, और सराउंडिंग से हमको कम मिलता सराउंडिंग से हमको भी है, लेकिन हमारा लॉस ज्यादा होता है, तो हमको लगता है हमको ठंडी लगने लगी है। क्लियर? और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम रहता है तो हमको लगता है ना तो गर्मी ना तो ठंडी, तो उसके में ना तो लॉस ना तो गेन होता है। अब अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो इस टाइप से हमारा रूम है, रूम का टेम्परेचर है T0 और जो ऑब्जेक्ट है जो हमने चाय रखा हुआ है उस चाय का टेम्परेचर है T, और यहाँ पे मेंशन है T इज ग्रेटर देन T0, मतलब चाय का टेम्परेचर रूम से ज्यादा है। चाय मान लो 100 डिग्री पे है और रूम 25 पे है, तो चाय से हीट निकलेगा, वो क्या होगा, सिग्मा EA T टू द पावर 4, जो हीट उससे बाहर निकल रहा है। रेट ऑफ रेडिएशन, इस चाय का रेट ऑफ रेडिएशन कितना जा रहा है, सिग्मा E। अब चाय है, ब्लैक बॉडी तो है नहीं, इसलिए मैंने ECDUT यहाँ पे यूज किया, तो सिग्मा EA T का पावर 4, और जो इसको हीट मिल रहा है वो कितना होगा, सिग्मा EA। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया किसका लेंगे, ठीक है। तो जब ये कप है ना, हीट रेडिएशन में तुम कप का एरिया ले रहे हो, तो हीट एब्जॉर्प्शन में भी कप का ही एरिया लेंगे। रूम कितना बड़ा है उससे हमको मतलब नहीं, जिस एरिया में रेडिएशन आ रहा है, जो एरिया रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो केवल ए एरिया का ही है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि रूम से जो हीट आ रहा है उसमें रूम का एरिया मत लेना, एरिया हम इसी कप का लेंगे, रेडिएशन के टाइम पे भी और एब्जॉर्प्शन के टाइम पे भी, बिकॉज वही कप है जिससे हीट निकल रहा है और उसी कप में हीट आ भी रहा है, तो एरिया हम दोनों में कप का ही लेंगे। तो जो रेडिएशन बाहर जा रहा है दैट इज सिग्मा EA T का पावर 4, बिकॉज इस कप का टेम्परेचर T है
और जो रेडिएशन उसको मिल रहा है सिग्मा ए टी नॉट का पावर 4 रूम से। तो नेट लॉस हो रहा है बिकॉज यहाँ पे मेंशन है ना टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, इसका मतलब नेट लॉस हो गया, नेट लॉस इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी का पावर 4 माइनस सिग्मा ई ए टी नॉट का पावर 4। तो जो हमारा डी क्यू बाई डी टी नेट रेट ऑफ रेडिएशन है, डी क्यू बाई डी टी ये नेट हो गया, वो कितना हो गया सिग्मा ई ए टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। और जब तक ये ट्रांसफर ये लॉस होते रहता है जब तक कि दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आते। एक टाइम ऐसा आएगा कि चाय भी लॉस करते करते चाय भी रूम के टेम्परेचर पे आ जाता है, तभी भी रेट ऑफ रेडिएशन चालू रहता है, बट उसके में दोनों मैच कर जाते हैं। तो चाय भी ठंडा हो गया, चाय भी 25 पे है, रूम भी 25 पे, तो यहाँ पे भी टी नॉट आ जाएगा, यहाँ पे भी टी नॉट, इसमें नेट लॉस है, नेट गेन नहीं रह जाता। सो डी क्यू बाई डी टी जो नेट हो रहा है दैट इज सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। और ये ब्लैक बॉडी नहीं, इसलिए मैं इमिसिविटी यूज किया हूँ, वेर इमिसिविटी इज व्हाट लेस देन 1। क्लियर? तो जो हम स्टीफेंस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने स्टडी किया था ना, वहां पे जो हमारा ग्राफ प्लॉटेड था, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, हमारा स्टीफेंस लॉ में ग्राफ क्या था, इस टाइप से था, हमारा लैम्डा था और ये एनर्जी इस टाइप से जाता था ग्राफ, ये हमारा लैम्डा 1। ये जो एरिया होता है ना, यही हमारा होता है एरिया। जैसे एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। इस एक टेम्परेचर था ना, मान लो 500 केल्विन, जिसका जो पूरा एरिया कवर होता है ना वो टी का पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऐसे टेम्परेचर अगर तुम 500 से 1000 कर दिए, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर 500 था, तो वहाँ पे अगर 1000 टेम्परेचर अगर डबल करोगे ना, तो उसका जो एरिया कवर होता है वो 2 का, मतलब पहला हमारा T1 कितना है 500, तो A1 सपोज A है, T2 हमारा मतलब फर्स्ट केस में, फर्स्ट ग्राफ में एरिया A कवर हो रहा है, T2 टेम्परेचर को मैंने डबल कर दिया, तो T2 हमारा कितना हो गया 1000 केल्विन। तो जो एरिया होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4 होता है। तो एरिया अगर आपको फाइंड करना है, क्लियर, मतलब एरिया मैंने मेंशन किया, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4। ये ग्राफ का जो एरिया कवर होता है ना वो T के पावर 4 से वेरी करता है। तो अगर यहाँ से लेते हो तो क्या हो जाएगा, A2 बाई A1 इज इक्वल टू T2 का पावर 4 बाई T1 का पावर 4। T2 कितना 1000, तो 1000 बाई 500 का पावर 4, मतलब 2 का पावर 4 16। क्लियर? तो अगर टेम्परेचर डबल करते हो तो एरिया उसके 4th पावर में बढ़ जाता है। तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा 16 टाइम्स ऑफ A1। क्लियर? तो समझो ऐसा कि टेम्परेचर डबल करने पे वेवलेंथ तो हाफ होता था, लेकिन रेडिएशन कितना बढ़ जाता है 16 टाइम बढ़ जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेवलेंथ घट रहा है, लेकिन रेडिएशन बढ़ रहा है। रेट ऑफ रेडिएशन 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टेम्परेचर डबल करोगे तो रेट ऑफ रेडिएशन कितना टाइम बढ़ जाएगा 2 का पावर 4। टेम्परेचर ट्रिपल करोगे तो रेट ऑफ रेडिएशन कितना बढ़ जाएगा 3 का पावर 4। टेम्परेचर 4 टाइम करोगे तो रेट ऑफ रेडिएशन इंक्रीज करेगा 4 का पावर 4। तो मतलब जब यहाँ ये जो एरिया कवर होता है ना, ये हमारा टोटल रेट ऑफ रेडिएशन, मतलब टोटल जो एरिया कवर हो रहा है दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4, या ये हमारा पूरा इनिशियल पावर शो करता है। चलो ये हमारा स्टीफेंस लॉ, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर T, इसका रेडियस, मतलब इसका टेम्परेचर T है, रेडियस R। सेकेंड का रेडियस 2 R है और इसका टेम्परेचर है 16T। इसका टेम्परेचर 16 मतलब 2T लिया मैंने। फर्स्ट का टेम्परेचर T है, सेकेंड का टेम्परेचर 2। फर्स्ट स्टार है, दैट फर्स्ट स्टार इज द टेम्परेचर T, सेकेंड स्टार इज द टेम्परेचर 2T। इसका रेडियस R है, इसका रेडियस
2 आ रहे हैं, दोनों ऑर्डिनरी हैं दोनों के लिए। और तो अब हमको यहाँ पे निकालना है, इसके लिए जो हमारा पावर होगा P1 और इसके लिए पावर P2। सो फाइंड द रेशियो ऑफ P1 बाई P2। दोनों के लिए P1 बाई P2 अपने को फाइंड करना है। इमिसिविटी दोनों का सेम है, ऑर्डिनरी बॉडी है, दोनों का इमिसिविटी सेम। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर। These are the two stars. First star is at temperature T, second is at temperature 2T. First का रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है। पावर जो रेडिएशन है that is P1 P2। अब देख लो वही हमारा स्टीफेंस लॉ यूज करो। तो P1 by P2, P1 हमारा क्या होता है, दैट रेट ऑफ रेडिएशन सिग्मा A1 T1 का पावर 4 डिवाइड बाय सिग्मा A2 T2 का पावर 4। सिग्मा कटेगा A1 फर्स्ट का एरिया 4 पाई R स्क्वायर T टू द पावर 4 डिवाइड बाय सेकंड का एरिया 4 पाई 2R का स्क्वायर इनटू 2T टू द पावर 4। बस इसी को सिंपलीफाई कर लो। सो P1 बाई P2 इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 इनटू 1/4 1/16। सो रेशियो ऑफ द पावर इज व्हाट 1/16। क्लियर? टू टी रेज टू 4, सॉरी अरे यार यहाँ पे क्या कर बोलते 16 होगा, तो ये हमारा 64 आ जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दो स्टार्स हैं फर्स्ट और सेकंड, इसका रेडियस दोनों का रेडियस सेम है। जो इनका इमिशिविटी है, इसका इमिशिव पावर E है और इसका इमिशिव पावर 16E है, 16E। मतलब जो सेकंड स्टार है उसका ल्यूमिनोसिटी फर्स्ट से 16 टाइम ज्यादा है। ल्यूमिनोसिटी ऑफ सेकंड स्टार is 16 times greater than first star। जो सेकंड स्टार है उसकी ल्यूमिनोसिटी फर्स्ट से 16 टाइम्स ज्यादा है। सो फाइंड द रेशियो T1, दोनों के टेम्परेचर का रेशियो निकालना है। इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। अब यहाँ पे देखो इमिशिव पावर का रेशियो दिया है, ल्यूमिनोसिटी का रेशियो दिया है। तो ल्यूमिनोसिटी का दिया है मतलब उसको इमिशिव पावर लेना, उसको पावर मत लेना। तो इमिशिव पावर हमारा क्या होता है E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या होता है P1 बाई A1 डिवाइड बाई P2 बाई A2। अब हमको तो टेम्परेचर तक पहुंचना है, तो P1 बाई A1 डिवाइड बाई P2 बाई A2। P बाई A क्या होता है, या फिर ऐसे समझो इमिशिव पावर डिपेंड किस पे करता है, इमिशिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, यही स्टीफेंस लॉ था, यहां से डायरेक्ट कर लो। ये क्या हो जाएगा T1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय T2 टू द पावर 4। अब यहां से अगर मैं T1 बाय T2 निकालता हूं तो T1 बाय T2 इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ E1 बाय E2, तो कितना हो जाएगा 4th रूट ऑफ 1/16, दैट इज 1/2। तो T1 by T2 is what 1/2। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक रूम है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, इसका रेडियस R है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इज T, सपोज 2T है और रूम का टेम्परेचर है T। द ऑब्जेक्ट इज ऑफ टेम्परेचर 2T एंड द रूम इज ऑफ टेम्परेचर T। तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट जब था, इससे जो पावर का रेडिएशन हो रहा है दैट इज P1। फर्स्ट केस में दिस ऑब्जेक्ट इज एट टेम्परेचर 2T एंड द सराउंडिंग इज एट टेम्परेचर T, तो ये P1 पावर रेडिएट कर रहा है। सेकंड, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ब्लैक कोटिंग कर दिया, ब्लैक से पेंट कर दिया इसको,
अब इस ऑब्जेक्ट को मैं ब्लैक बॉडी बना दे रहा हूँ। P1 था यहाँ, अब इसकी कोएफिशिएंट इमिसिविटी थी 1/4। सेकंड में मैंने इसको ब्लैक कर दिया, इस बॉडी को पेंटिंग कर दिया पूरा, रेडियस सेम रखा बट नाउ इट इज ब्लैक बॉडी, ब्लैक पेंट कर दिया। अब इससे जो पावर का रेडिएशन हो रहा है दैट इज P2। टेम्परेचर सेम रखा, इसका टेम्परेचर अभी भी 2 है, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर T है। मतलब कोई हमने चेंज क्या किया, केवल पहले ये ऑर्डिनरी बॉडी था उस टाइम इसकी इमिसिविटी 1/4 थी, फिर मैंने इसको ब्लैक बॉडी बना दिया, ब्लैक पेंट कर दिया। तो अगर ब्लैक पेंट कर दोगे तो इसकी इमिसिविटी क्या हो जाएगी 1। उस टाइम पे जब ऑर्डिनरी बॉडी था तो P1 पावर रेडिएट करता था, जब ये ब्लैक पेंट हो गया, इसको मैंने ब्लैक पेंट कर दिया तो उस टाइम ये पावर रेडिएट कर रहा है P2। अपने को फाइंड करना है P1/P2। तो चलो अब P1 हमारा देखो, फर्स्ट केस में वो ऑर्डिनरी बॉडी है तो P1 क्या होता है सिग्मा E A T। अब यहाँ पे देखो दोनों, इसका टेम्परेचर 2T है, सराउंडिंग का T है, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर मेंशन है, तो हम क्या करेंगे नेट लॉस निकालेंगे। तो 2T का पावर 4 माइनस T का पावर 4 इन द फर्स्ट केस सिग्मा ए। जब ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर मेंशन रहता है तो हम नेट लॉस निकालेंगे। तो नेट लॉस क्या होता है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट का पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का पावर 4। ये हमारा P1 हो गया। P2 क्या हो जाएगा सिग्मा, उस केस में क्या होगा E लेना नहीं बिकॉज ब्लैक बॉडी के लिए E 1 हो जाता है। तो सिग्मा ए टेम्परेचर डिफरेंस अभी भी सेम है 2T का पावर 4 माइनस T का पावर 4। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हो तो P1/P2 सब कुछ कट जाएगा, केवल क्या बचेगा E। सिग्मा कट गया, एरिया कट गया, 2T का पावर ये जो भी आएगा वो कट जाएगा, तो E और विच इज गिवन 1/4। तो P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P1। ब्लैक होने के बाद वो ज्यादा पावर रेडिएट कर रहा है, 4 टाइम्स ज्यादा पावर रेडिएट कर रहा है। जब ऑर्डिनरी था जितना पावर रेडिएट करता था, जब उसको ब्लैक कोटिंग कर दोगे, ब्लैक पेंट कर दोगे तो वो ज्यादा रेडिएट करने लगेगा, 4 टाइम्स ज्यादा। चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो स्टार्स हैं जिसका फर्स्ट का रेडियस है, फर्स्ट का एरिया है A1, सेकंड का एरिया है A2। इसका टेम्परेचर है 2T और इसका टेम्परेचर T है। जो इससे पावर का रेडिएशन निकल रहा है दैट इज 4P एंड द पावर रेडिएटेड फ्रॉम द सेकंड स्टार इज P। सो फाइंड द रेशियो ऑफ A1/A2। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बोथ द स्टार्स। मतलब वही है सेम हमारा, इससे पावर का रेडिएशन हो रहा है 4P, इससे पावर का रेडिएशन हो रहा है P। जब इसका एरिया A1 है और जब एरिया A2 है, फर्स्ट केस में इसका टेम्परेचर 2T है एंड द सेकंड स्टार इज एट टेम्परेचर T। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। तो फिर से अब हम एरिया पे जाएंगे तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा A T का पावर 4। तो अब हमको एरिया चाहिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पावर अपॉन, या चलो डायरेक्ट पावर का ही रेशियो ले लेना, उसमें बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो P1/P2 इज इक्वल टू सिग्मा A1 2T का पावर 4 डिवाइड बाई सिग्मा A2। अब जो स्टार्स है ना, आप देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, स्टार को मैं ब्लैक बॉडी के जैसा कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इमिसिविटी मैं 1 लेके चल रहा हूँ। तो सिग्मा A1 2T का पावर 4 डिवाइड बाई सिग्मा A2 T टू द पावर 4। अब यहाँ से सिग्मा कट जाएगा, A1 ये क्या मिलेगा A1/A2, इधर 2 का पावर TT तो कटेगा, 2 का पावर 4 इज व्हाट 16। अब P1/P2 हमको मालूम है 4P/P इज इक्वल टू 16 A1/A2। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट A1/A2 इज इक्वल टू P गया 4/16 दैट इज 1/4। यहाँ पे स्टार की इमिसिविटी नहीं दिया है तो स्टार को मैं ब्लैक बॉडी मान के चला हूँ, दोनों के लिए मैंने इमिसिविटी 1 लिया है।
हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सपोज 400 केल्विन पे और सराउंडिंग 300 केल्विन पे, फर्स्ट केस में। सेकेंड एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी है हमारा 400 केल्विन पे, सराउंडिंग हमारा 300 केल्विन। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से जो पावर का रेडिएशन हो रहा है दैट इज 2p एंड द पावर रेडिएशन फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड बॉडी इज जस्ट p। इसका एरिया 2a है और इसका एरिया a है। सो फाइंड द, ये ऑर्डिनरी बॉडीज हैं, सो फाइंड रेशियो ऑफ इमिसिविटी। फाइंड रेशियो ऑफ E1 by E2, इमिसिविटी का रेशियो निकालना है दोनों स्टार, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, स्टार नहीं है, ऑब्जेक्ट रूम में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 400 है, एरिया 2a है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस मतलब सराउंडिंग का 300 है। अब देखो सराउंडिंग का दिया है तो मतलब यू हैव टू टेक द टेम्परेचर डिफरेंस, हमको नेट लॉस लेना पड़ेगा। तो पहले केस में देखो, हाँ, तो पहला केस में जो पावर का रेडिएशन दैट इज 2p, 2p इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा E1, एरिया कितना है 2a और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 400 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। ठीक है, नीचे हम p से सेकंड का पावर रेडिएशन p है, अब नीचे मैं सेकंड को डिवाइड कर रहा हूं, अब क्या हो जाएगा सिग्मा E2a 400 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। सिंप्लीफाई कर लो, p कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, सिग्मा गया E1 बाई E2 इंटू 2, बाकी ये भी कट जाएगा, यहाँ से 2 कट गया, मतलब E1 बाई E2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1। क्लियर? इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज गिवन, अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया रहता है ना तो उसके में हम नेट लॉस या नेट गेन निकालते हैं। अगर केवल टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके में हम सराउंडिंग को कंसीडर नहीं करते, डायरेक्ट टी का पावर 4, मतलब कोई स्टार है वो हीट का रेडिएशन कर रहा है तो स्टार के कंपेरिजन में सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो वहां पे हम माइनस नहीं करते, बिकॉज स्टार मान लो ऑलरेडी बहुत हाई टेम्परेचर पे है, लाखों डिग्री सेल्सियस पे है या 10,000 पे है, और सराउंडिंग हमारा नेग्लिजिबल टेम्परेचर 25, 26, तो उसमें माइनस करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सराउंडिंग का भी इफेक्टिव टेम्परेचर है देन यू हैव टू टेक द नेट लॉस। अगर सराउंडिंग एकदम नेग्लिजिबल टेम्परेचर पे तो फिर हम नेट लॉस स्टार के केस में नहीं करते। स्टार के केस में क्या, स्टार का सराउंडिंग एकदम नेग्लिजिबल टेम्परेचर रहता है, स्टार उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हीटेड होता है। लेकिन अगर ऐसा रूम में कोई ऑब्जेक्ट रखा है और रूम का भी टेम्परेचर दे रहा है, ऑब्जेक्ट का भी दे रहा है, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक द नेट लॉस एंड नेट गेन।